हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 11 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में डिस्कस करूंगा। मैं आपको पहले ही बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो इसमें हम अच्छे से समझेंगे, इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। तो मेन जो है वो सारा डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो किस में फ्लो होती है। आपको पता है एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। ये विद्युत की बात कर रहा है, विद्युत किस में प्रवाहित होती है। एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है ना। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है, इसका यूज किया जाता है ना करंट को फ्लो करवाने के लिए, हाँ या ना, कराया जाता है ना। तो तांबे से, एल्यूमिनियम से, ये जो धातु होती है करंट को आगे ले जाने में मदद करती है, इसलिए इसे सुचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कंडक्टर बोलते हैं। और दूसरी ओर जो रबड़ है, प्लास्टिक है, जो लकड़ी है, इसमें से करंट नहीं बहता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। जैसे रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, इसमें तो विद्युत का चालन नहीं होता, तो इसे हम हीन चालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे हम अच्छा चालक कहते हैं, उसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया कि जिसमें से करंट बहता है, ठीक है, जिसमें करंट अलाउ होता है जिस मटेरियल में से, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें से करंट नहीं बहता उसे हम पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा तो बता दोगे किसे पुअर कंडक्टर कहते हैं, किसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया, बुक में दिखा दिखा के आपको पढ़ा दिया, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि क्या, जैसे अब ये सोलिड में तो हमने देख लिया भाई कि सोलिड के अंदर तो भाई करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, हिंदी में सुचालक कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही, उसे हम कुचालक कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया। फिर नेक्स्ट है, क्या जो लिक्विड होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लिक्विड जो द्रव होते हैं, क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। जो लिक्विड होता है उसमें करंट जाता है, तो इन्होंने कई प्रकार की एक्टिविटी करके देखी है, ठीक है। तो एक्टिविटी करके जब ये देखा जाता है कि चाहे एसिड हो, बेस हो या सोल्ट हो, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब आसुत जल है, मतलब प्योर वाटर है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब हम इस एक्टिविटीज वगैरह को सारा देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक है, रबड़ है, ये तो आपको पता लग गया इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अलग अलग चीजें यहाँ पर डालकर देखी, जैसे लेमन जूस यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रही है और वो बल्ब जल जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बता रखा है कि when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass the circuit of the tester become complete। ये कह रहा है सर्किट कंप्लीट हो जाता है अगर कोई पानी, अगर हम उसमें पानी में कोई चीज मिला रहे हैं और अगर वो सर्किट को पूरा कंप्लीट कर रही है तो वो बल्ब जल जाएगा। अब समझने वाली ये बात है, कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बल्ब जलता ही नहीं है, और वैसे हमने जब दूसरी जगह में यूज करा तो बल्ब जल रहा था। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ परिस्थितियों में द्रव में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, बल्ब जलता नहीं। ऐसा पता क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि भाई बल्ब मान लो बहुत बड़ा है और जो उसमें करंट या जो हमने बैटरी यूज की है वो बहुत छोटी है, तो वो उतना करंट ले जा ही नहीं पा रही कि जिससे कि जो तंतु है जल जाए। आपको पता है ना कि बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी होती है, पहले ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है दोनों। और बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि आपसे 7वीं क्लास में पूछेगा ना, ठीक है। तो टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन जब बहुत ज्यादा हीट करेगा तब जाके ये मतलब लाइट एमिट करेगा, लाइट को छोड़ेगा। तो ये कह रहा है कि कई बार जो होता है वो हीटिंग जो इफेक्ट होता है ना करंट का, वो बहुत कम होता है। जो फिलामेंट जो होती है वो हीट ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, और जब हाई टेम्परेचर चाहिए और जब हीट नहीं हो पाती तो बहुत ज़्यादा सर्किट कमजोर पड़ जाता है। तो फिलामेंट जब हीट नहीं हो पाती तो वो बल्ब नहीं जलता। तो अब हम फिर कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बैटरी तो नहीं ले सकते, इससे हमें भी खतरा हो सकता है, हाँ या ना।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई अगर पानी के अंदर सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बल्ब क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें जो हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा, जो ऊष्मीय प्रभाव है बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो नहीं जल पा रहा। हाँ या ना, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा धारा, विद्युत धारा दुर्बल है, और जब विद्युत धारा दुर्बल होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो फिर करे क्या, तो फिर जो है विद्युत अगर जब दुर्बल धारा बह रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एलईडी का प्रयोग कर सकते हैं। एलईडी क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा कम जो है ना विद्युत धारा चाहिए होती है, और ये आराम से जलकर हमें बता देंगे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही। आपने टेस्टर देखे होंगे, टेस्टर देखे ना, टेस्टर जिसे टेस्ट करते हैं, वो इसलिए ताकि हल्का से ही पता लग जाएगा कि करंट उसमें फ्लो हो रहा नहीं हो रहा। तो एलईडी की फुल फॉर्म आएगी तो क्या बताओगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, क्या बताओगे आप, क्या होती है एलईडी की फुल फॉर्म, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं रखते, तो आपको याद रखना है, जो ये जो लेड है ना एलईडी, द लोंगर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो इसमें लंबी डंडी होती है वो पॉजिटिव में जुड़ी होती है, याद रखना। ठीक है, बैटरी से। और जो शॉर्टर लेड जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल में होती है, ये याद रखोगे ना, अच्छे से याद रखना। मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप बुक की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो लेड जो है वो उसमें दो तार होते हैं। ठीक है, इन्होंने लीड्स लिखा है इसे। ठीक है, और ठीक है, हम एलईडी बोल देते हैं खाली। ठीक है, एलईडी जो है जिसमें जोड़ते समय इस बात को ध्यान रखना है, जो लंबा तार होता है वो बैटरी में धन टर्मिनल से जुड़ेगा, और जो छोटा है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब देखो अगर सुई अपनी जगह से विक्षेपित हो जाते तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी, यहाँ पर जो सुई है ना ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी बताया जा रहा है। ये कह रहा है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, जब हमें करंट का पता लगाना है, और बिल्कुल अगर कि बहुत करंट कम आ रहा है तो तभी पता लगाना है कि क्या उसमें करंट है या नहीं है, तो हम एक सुई का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं। अगर वो अपनी जगह से हिल गई, विस्थापित हो गई, तो हम समझेंगे उसमें करंट बह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी को बता रहे हैं कि एक्टिविटी करके मैग्नेटिक इफेक्ट से भी हम मिलर टेस्टर के रूप में चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब सुनो, ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि बताओ कि इनमें से जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है कौन कौन से गुड कंडक्टर है। देखो ऐसा नहीं है कि सारे लिक्विड जो है उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो हम एलईडी तो ले आएंगे। ठीक है, मतलब एलईडी ये बताने में कामयाब है, तो बिल्कुल हल्का सा भी करंट जा रहा है तो हम उसके बारे में पता लगा पाए। ठीक है, इसलिए तो एलईडी का यूज कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि भाई इनमें से किसमें से करंट बहेगा, किसमें से करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वही मैंने पूरी टेबल यहाँ लिखवा दी है, देखो। नींबू के रस में हाँ अच्छा चालक है, करंट फ्लो हो जाएगा। सिरके में पूछेगा तो हाँ। ठीक है, टोटी के पानी में हाँ, अगर तेल डालेंगे, वनस्पति तेल डालेंगे तो नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी, लेकिन सुचालक है ये, यहाँ पर ना कुचालक कर लो, कुचालक। ठीक है ना, इंग्लिश में आप देख सकते हैं लिखा हुआ। ठीक है, तो वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसमें कुचालक है। दूध क्या है, उसमें चला जाएगा करंट। शहद में जो सुई है वो विक्षापित नहीं होगी, विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, और ये पूरा कंडक्टर है, ये कुचालक कर लो यहाँ पर। ठीक है, सोडा और आसू जल कुचालक है। ठीक है, ये दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो किसमें से करंट जाएगा, किसमें से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है डिस्टिल वाटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम दे सकते हैं मिट्टी का तेल होता है किरोसिन ऑयल, तो वो पूरा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत हल्का सा जैसे अगर करंट जा रहा है, तो अगर जो नीडल है ना वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हम पता लगा लेंगे अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो गुड कंडक्टर है, नहीं तो वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया। आगे सुनो, ये कह रहा है कि अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज वे इट इज
प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज ए गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। ये कह रहा है कि इसलिए ना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मटेरियल है उसको डिवाइड कर दो कि किसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं, किसको इंसुलेटर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें से करंट फ्लो हो जाएगा वो कंडक्टर है, और जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा उसे हम इंसुलेटर बोल देंगे। मतलब हमें विद्युत धारा बहुत सी जगह में प्रवाहित हो जाती है, तो जिसमें से करंट फ्लो होता है उसे हम सुचालक कहेंगे, जिसमें से करंट नहीं जा रहा उसे हीन चालक बोलेंगे। ये तो मैं आपको बहुत बार अभी बताते बताते बता दें। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे कुचालक कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसे कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा उसे इंसुलेटर कहेंगे। हमने एग्जांपल भी देख लिया किस किस में करंट फ्लो होगा, किस किस में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर लिक्विड पूछेगा तो 2-3 एग्जांपल आप यहाँ से दे देना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हमने प्योर डिस्टिल वाटर ले लिया, उसमें नमक डाल दिया, तो क्या करंट फ्लो होगा? बोलोगे होने लग जाएगा। मतलब अगर कोई डिस्टिल है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसको भी हम करंट फ्लो करवा सकते हैं अगर उसमें कुछ मटेरियल डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है जो भी पानी हैंडपंप से, कुओं से, तालाबों में वगैरह पाया जाता है ना, उसमें सोल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सोल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, करंट को फ्लो करने में हेल्प कर देता है। जबकि डिस्टिल वाटर जो होता है ना, उसमें लवण नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। एग्जाम में पूछ लेता है डिस्टिल वाटर के बारे में कि भाई डिस्टिल जो वाटर होता है उसको हम जो है करंट फ्लो क्यों नहीं करवा पाते। डिस्टिल वाटर को देखो यहाँ पे पूरा लिख लो, डिस्टिल्ड कर लेना, इसी की तरह लिख लेना जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गई कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें से करंट फ्लो क्यों नहीं हो पाता। तो आप बता दोगे कि ये जितने भी हैंडपंप है, जितने भी टूटी का पानी, वेल का पानी, पौंड का पानी है, इन सब के अंदर कई प्रकार के सोल्ट होते हैं, और अगर थोड़ी मात्रा में भी मिनरल्स वगैरह सोल्ट पाए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, फ्लो कर देता है। लेकिन आप बोलोगे कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सोल्ट नहीं होते, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है, अगर डिस्टिल्ड वाटर के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सोच रहे कि थोड़ा बहुत भी अगर जैसे हम डाल रहे हैं ना किसी में पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा, ये बता रही है कि देखो अगर नमक मतलब ये सोल्ट वाटर के अंदर है तो हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं। लेकिन अगर वही सॉल्ट अगर पानी में जा रहे हैं और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से खेल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें चली गई तो हमें करंट लग सकता है और हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए पानी में अगर कोई तार इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो ये जा रही है तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब भी बिजली में कहीं आग लग जाती है तो पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जहां जो पानी जाएगा उस पर पैर रख दे तो करंट वहां फ्लो हो जाएगा, आप उसको कंडक्टर बना दोगे उस पूरे रोड को। तो ये बहुत बड़ी बात बताई गई है हमें। ठीक है, तो समझ में आ गया डिस्टिल वाटर को किस प्रकार से गुड कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। आगे कह रहा है कि ज्यादातर जितने भी लिक्विड होते हैं, ज्यादातर जितने भी लिक्विड होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सोल्ट हो, ज्यादातर। लेकिन कुछ ही ऐसे लिक्विड है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। 2-3 आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने बताया ये हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं रखता कि भाई जो नमक होते हैं, लवण होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसी लवण में अगर मतलब हम गीले हाथ लगाते हैं किसी बिजली की चीज में तो वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी विद्युत चालन होते हैं ज्यादातर द्रव में जो अम्ल डले होते हैं, क्षार डले होते हैं, लवण होते हैं, वो सब विद्युत धारा को प्रभावित कर देते हैं। ये कह रहा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बताइए। अभी कह रहे जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसकी केमिकल इफेक्ट बताइए। ये कह रहे केमिकल इफेक्ट बताइए कि कुछ केमिकल इफेक्ट होते हैं क्या ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो आओ देखो पढ़ते हैं इसको। देखो ये कह रहा है वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने इलेक्ट्रिक करंट के तो इफेक्ट पढ़ लिए। कह रहे कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि अगर करंट किसी सॉल्यूशन के अंदर बह रहा है तो वहां पर क्या होगा। ये देखो इन्होंने एक एक्टिविटी करी है और यहीं पर एक इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। तो आप बताओगे, देखो दो बेकार सैलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकाल लीजिए। जैसे सैल होते हैं ना उसमें जो होते हैं ना कार्बन की, वो निकाल लो। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें बैटरी से जोड़ दो। मतलब इसके ऊपर तांबे का तार ऐसे लगा दो, टोपी बना दीजिए। ठीक है, इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गया, इसी को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अगर पूछे इलेक्ट्रोड्स क्या है तो पूरा बता देना। तांबे हमने दो कार्बन की वो लिए था, ठीक है, कार्बन की छड़ें ली थी, उसके ऊपर हमने धातु की टोपियों को रेगमाल साफ करके
तांबे के तार लपेट दिए थे तो बैटरी से जोड़ा था, तो इन्हीं दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में ये कह रहा है आपको 2 कार्बन की रोड्स लेनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो डिस्कार्डेड सेल होते हैं उससे निकालना है, जो खराब सेल है, फिर उन्हें क्लीन कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास रेग मार्क होता है, ये सैंड पेपर होता है, फिर हमें उस पर कॉपर को, मेटल को, कैप को लगा देना। तो इन ये जो हमने उसे भी बैटरी से जोड़ देंगे ना, इन्हीं 2 को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रोड्स बन गए। अब ये कर क्या रहा है, ये बता क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ ये कह रहा है कि हमने ना इसके अंदर जो है, जैसे इस तरीके से छोड़ा, इसमें कार्बन रोड है, ये दोनों क्या है, कार्बन रोड। और यहाँ पर देखो ये बता क्या रहा है, ये देखो हमने क्या करा, पानी लिया, ठीक है, प्लास्टिक बाउल में टीस्पून हमने नमक डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, ठीक है, और इसमें करंट छोड़ दिया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड्स बनाए थे ना वो हमने इसमें लगा दिए। ठीक है, ये याद रखना कि जो उसकी जो मेटल की कैप है ना, जो अपने तांबे की बनेगी, वो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 3 से 4 मिनट रखो, फिर आप इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व करो, जो इलेक्ट्रोड्स आपने बनाया उसको ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस, आप नोटिस करोगे एनी, क्या कुछ गैस बबल निकल रहे हैं उसमें से, तो आप देखोगे उसमें से बबल्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज होता है। तो आपने देखा कि केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें किसी नई चीज का निर्माण होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, हिंदी में भी मैंने हिंदी में बताया होता है कि हमने क्या क्या किया इसके अंदर, हमने क्या क्या सामान डाला। ठीक है ना, तो उसके बाद हमने देखा कि उसमें बबल्स निकल रहे हैं, और ये क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है, यहाँ नीचे बता रहा है कि देखिए कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये कह रहा है जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं ना किसी कंडक्टिव सॉल्यूशन में, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे, जो बबल्स थे ना गैस के, वो बाहर निकलने लग गए, इलेक्ट्रोड्स से बनने लग गए। और वो बबल्स पता क्या थे, एक ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, दूसरी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो अगर आपसे पूछेगा केमिकल चेंज कब होगा, केमिकल चेंज कब होगा, जब यहाँ पर आप बता रहे हैं या तो उसका चेंज कलर हो जाए। ठीक है, अगर कलर चेंज हो गया ना सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, तभी वो केमिकल चेंज है। और मैं आपको बताता हूँ 2 कैसे निकली, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। देखो, इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन। ठीक है, उन्होंने शो करा था, जब इलेक्ट्रोड जब उन्होंने इमर्स करे थे ना पानी के अंदर उन्होंने जब करंट पास किया था, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई थी। ऑक्सीजन के जो बल्ब थे ना, वो इलेक्ट्रोड्स में कनेक्ट हुए थे पॉजिटिव में, यार है ना, पॉजिटिव में हुए थे, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ऑक्सीजन पॉजिटिव में हो गई थी इकट्ठी। ठीक है, और जो हाइड्रोजन थी वो कहाँ हुई थी, दूसरे इलेक्ट्रोड्स में। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकली थी। ठीक है, तो ये इनका याद रखना, इन्होंने इसके बारे में पूरा बताया था दुनिया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, या तो उसका रंग बदल जाए, या इसमें से कोई गैस निकलने लग जाए, या किसी और प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए, जिसमें किसी नई चीज का निर्माण हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी और दिखाई गई है। तो ये बच्चा तो ये जानना चाहता था कि भी क्या आलू से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब ये मैग्नेटिक अपने से डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया, तो इसने देखा यहाँ पर एक कलर सा आ गया। तो पता है इसने क्या देखा, इसने बहुत बार एक्टिविटी करी, इसने कहा कि जो जो पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव है उसमें ही नीला हरा धब्बा बनता है, मतलब जिसमें अगर अगर मुझे पहचानना है कि भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो जिसमें कलर वगैरह बन रहा है तो वो पॉजिटिव है। उसने इससे ये चीज पता लगा ली, ये चीज खोज निकाली। ठीक है, समझ में आई? आलू के टेस्ट में इसने क्या करा, देखो, ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलोंग विद द पहली रिपीटेड एक्टिविटी ने बहुत बार करी, दे फाउंड इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी थी, वो एक ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट पैदा कर रही थी। तो अगर आपसे पूछेगा जो आलू के अंदर जो टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें ग्रीनिश ब्लू कलर का जो स्पॉट आ रहा था, वो किस में था, पॉजिटिव टर्मिनल में था, नेगेटिव में था? तो पॉजिटिव में तो देखो पता क्या कर रहा था, और पता उसे क्या लग गया, आई समझ? हाँ, ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद आ जाओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, विद्युत लेपन क्या होता है। देखो, ये बहुत बड़ी काम की चीज है, विद्युत लेपन का आविष्कार हो गया, तो उससे जैसे लोहा है उसके ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, और भी बहुत चीज मतलब लेयर वगैरह लगा देते हैं, जैसे ये देखो शाइनिंग चीजें बन जाती है, और वो फिर खराब नहीं होती। बड़े बड़े पुल है वो इससे बनाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो।
और सालों साल तक चलते रहे, टिके रहे, बने रहे। पर ये हुआ कैसे, होता कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये कह रहा है स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का आपने हैंडल देखा होगा, ठीक है, उसकी रिम बहुत ज्यादा चमक रही होती है, लेकिन अगर आप उसमें खरोच आ जाए तो अंदर देखोगे अरे अंदर से तो बिल्कुल खराब सा हो रहा है। ऐसे जो लेडीज की जो ज्वेलरी वगैरह होती है, जो सोने की उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, होता नहीं सोना हो चांदी की, लेकिन उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है। तो वो यहाँ पर यही बता रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, उस पर एक मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है दूसरे मेटल की, ठीक है, ताकि वो सेफ रहे और लंबे समय तक यूज होता चले जाए। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए चढ़ाई कैसे आती है, यहाँ पर एक एक्टिविटी पूरी दिखा रखी है। ठीक है, देखो पता है क्या होता है, यहाँ पर ये बता रहा है कि देखिए हमने इसके अंदर एग्जांपल दे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उन्होंने डाला, जब इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी ना तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर और सल्फेट अलग होने लग गए, ठीक है, और अब एक अलग हो रहा है तो वो दूसरे के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जुड़ रहा है, और फिर इसका मतलब तो इसके अंदर कॉपर की जो वैल्यू कम हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरे वाला वो छोड़ता चला जा रहा है। तो आपने पता क्या देखा इसमें, क्या देखा कि एक से दूसरे के ऊपर लेयर एक तरह से चढ़ रही है, जो इसके अंदर सॉल्यूशन था वो लेयर इस पे चढ़ाता जा रहा है, और दूसरे वाले में क्योंकि उसके अंदर उतना सॉल्यूशन रहना चाहिए वो उसको रिलीज करता जा रहा है। तो इस तरीके से एक से दूसरे में लेयर चढ़ा दी जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आई? तो यहाँ पर आप जब इसे पढ़ेंगे, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, विद्युत लेपन के बारे में बता रहा है। तो इन्होंने कहा 15 मिनट तक इन्होंने रखा है, तो ध्यान से देखा है तो इसमें बहुत कुछ अंतर इसमें देखने को मिला। तो ये कह रहा है, यहाँ बता रहा है, देखो पूरा एक्टिविटी को, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर और सल्फेट में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और जो स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित। देखो जो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव अगर आपसे पूछेगा नेगेटिव, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जो नेगेटिव में लगेगा उसके ऊपर लेयर जमती चली जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? जो नेगेटिव वाला होगा उसके ऊपर लेयर आती चली जाएगी, और जो पॉजिटिव वाला होगा उससे लेयर हटती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो सॉल्यूशन है उसके अंदर की वैल्यू उतनी की उतनी रह जाएगी। ये आप अच्छे से ध्यान में रखें। समझ में आ गया? ये आप आगे पढ़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ठीक है, तो आप बता देना कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो आप कोई भी लेयर उस पर चढ़ा सकते हैं, कोई भी लेयर किसी पे भी चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे केमिकल इफेक्ट की एप्लीकेशन पूछेगा तो आप एक ये भी एग्जांपल दे सकते हो, दूसरा इलेक्ट्रोड वाला भी आप दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज क्या है, फायदे क्या है, तो बता दो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, घरों के अंदर यूज होता है। तो देखो ये रहा, क्रोमियम की प्लेट चढ़ाई जाती है, ठीक है, कार के पार्ट्स पर, बाथ टैप पर, किचन के गैस के जो बर्नर होते हैं, बाइसाइकिल पर, ठीक है, हैंडल पर, देखो बहुत सारी चीजें ऐसे। क्रोमियम, जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम बहुत ज्यादा शाइनी होता है। एग्जाम में अगर पूछेगा एसेशन रीजन में, क्रोमियम शाइनी तो बहुत होता है, ये खराब भी नहीं होता, ठीक है, ये रोकता है उसको खराब होने से क्रोमियम, लेकिन महंगा बहुत होता है। तो इट में नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द, इसलिए इस सारे ऑब्जेक्ट पे क्रोमियम नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए चीपर मेटल चढ़ाए जाते हैं। क्रोमियम जो होता है वो जो है ना, मतलब जो बहुत महंगी बिकने वाली चीजें हैं उन पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द चीपर मेटल एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिट किया जाता है वहीं पर, जब बहुत ज़्यादा महंगाई जो भी चीज़ हो। तो ज्वेलरी मेकर जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके सिल्वर गोल्ड की लेग स्पेसिंग मेटल बनाते हैं, इसलिए तो गोल्ड जैसी चीजें दिखती नहीं है, ये वो कहते हैं गोल्ड, हो कहते हैं नहीं यार नकली है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये असर है, जैसे हम गोल्ड का उस पर रंग दे देते हैं। ऐसे टिन का भी यूज किया जाता है। इस टिन में तो खाने को स्टोर रखा जाता है, क्योंकि ये खाना इसमें खराब भी नहीं होता, जैसे लोहा है वो तो खराब हो जाएगा। तो टिन का भी इस्तेमाल आप बता देना। ठीक है, अब हिंदी में भी थोड़ा सा देख लो। वो ये देखो हिंदी इंग्लिश एक बार पढ़ना है, देखो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, ये संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है, खरोंच आएगी तब भी नहीं निकलेगा था, तभी क्रोमियम महंगा होता है। किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है।
इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी और सोने का वधु लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी और सोने जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है। तो सस्ते होते तो लोगों का मन भी खुश हो जाता है। और टीन के ऊपर अच्छे से आप याद रखना, टीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए, खाने पीने के लिए अगर पूछेगा ना किसको, उसका तो टीन को यूज करते हैं विद्युत लेपन। ये टिन लोहे के अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है और ये खाने के संपर्क में नहीं आता, रिएक्शन नहीं करता। इसे खाना इसमें स्टोर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और जो पुल वगैरह होते हैं उसमें लोहे का उपयोग होता है, लोहे को यूज करेंगे तो जंग लग जाएगा, इसे उसको बचाने के लिए हम उस पर जिंक के लिए चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा जिंक के लिए किस पे चढ़ाते हैं, तो आयरन वगैरह जो पुल वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उसे जंग लगने से बचाने के लिए हम जिंक के लिए चढ़ा देते हैं। तो डियर ये तो चैप्टर देखो कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। यही होता है, अगर ध्यान से सुना जाए, मन से सुना जाए, तो अच्छे से चीज भी हो जाती है पूरी और काम भी हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, बाकी ये जो ब्रैकेट में एक्टिविटीज वगैरह एक बार इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना और ये कभी मत छोड़ना, ये आपके स्कोरिंग होते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन वगैरह बनकर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं, कुछ हीन चालक, हमने पढ़ लिया था, पढ़ा था ना कि लिक्विड कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलय होते हैं। ज्यादातर जिसमें करंट फ्लो होता है ना लिक्विड, उसमें एसिड होता है, बेस होता है, या सॉल्ट होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। ये कह रहे किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रयुक्त होने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, हमने पढ़ा ना केमिकल रिएक्शन होता है और विद्युत धारा का ये क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई हमें, वहां पे तो एक्सप्लेनेशन दे रखा था, तो ये केमिकल इफेक्ट की डेफिनेशन मिल गई, तो आप ये यहाँ पे याद रखो। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग, और देखो जब हम लेयर चढ़ाते हैं किसी भी मेटल की, जब हम चढ़ानी होती है तो इसे हमको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ लिया था। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन। तो डियर कैसे लगी वीडियो? अब ये क्वेश्चन जो आंसर है इसका थोड़ा बहुत एक दो डिस्कस कर लेते हैं कि देखो हमने जो चैप्टर पढ़ा है हमें समझ में आया है या नहीं आया। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये तो पूछा है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव कौन कौन से होते हैं। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था ना, ये रहा एसिड, बेस और सॉल्ट। तो बच्चे ने लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण लिख दो। हाँ है ना, ये लिखे हुए थे। तो अगर हमने चैप्टर पढ़ा है और अगर हम बुक के आंसर दे पा रहे हैं तो हमने अच्छे से तैयारी करी है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रयुक्त होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, तो बताओ कौन सा होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये देखो ये लिखा, किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रयुक्त होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर केमिकल इफेक्ट आएगा ना, तो केमिकल आ जाएगा, लिखा हुआ है बच्चे में। यहाँ पर रासायनिक आ जाएगा। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रयुक्त की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयुक्त प्लेट पर निक्षेपित होगा। बताओ किस पर होगा, बताओ नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये तीसरा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव वाला होता है उसमें क्या होता है, वो जुड़ जाता है। तो देखो हमने यहाँ पढ़ा था, ये रहा ना नेगेटिव, है ना, तो इंग्लिश में भी था। तो ये ना अगर चैप्टर पढ़ा है ना तो फिर हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर हमने पढ़ा था नेगेटिव टर्मिनल, पढ़ा था ना। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तैयारी तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे क्योंकि आपने डीपली पढ़ा ना। फिर और ये कह रहा अगर लेयर को चढ़ाया जाता है जो हम डिजाइन चाहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है, ये रहा विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, बाकी आपने आंसर वगैरह लिखे होंगे, करे होंगे। आप सारे क्वेश्चन आंसर ये अच्छे से करना क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा बनकर आएंगे। क्योंकि आप अभी 8वीं में हो ना, तो इतना डीपली आपको नहीं देंगे। 90% आपकी एक्सरसाइज से देंगे, 10% जो है थोड़ा घुमा के देंगे। ठीक है, ज़रा ज़रा 20% दे सकते हैं बाहर को। ठीक है ना, तो अच्छे से कीजिएगा। इतना ही था इस वीडियो में। बाकी अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो जैसे बच्चे ने कर रखा है एक बार मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। अब मैं समझा नहीं सकता क्योंकि मैं चैप्टर पूरा समझा चुका हूँ। ठीक है, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए बल्ब कैसे कैसे क्यों नहीं जला, हो सकता है उसकी तार खराब हो। ठीक है, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, चाली खराब हो, ये भी तो हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, और
2-3 बार वीडियो सुनोगे ना तो आप सारे आंसर बना बना के अपने आप लिख सकते हो। बाकी फिर भी एक बार आंसर देखे होने जरूरी होते हैं कि कैसे कैसे आंसर क्या होने चाहिए। ठीक है, तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, सैम्पल पेपर पता नहीं बहुत से चैप्टर की बना रखी है, वो भी देख लेना। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।